हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल जायसवाल और आज हम 20 जनवरी से 31 जनवरी की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं को विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने उन प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्व रखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल किस माह में शुरू किया गया? इसका सही उत्तर होगा 18 से 30 जनवरी। यह 13 दिवसीय शीतकालीन खेल महोत्सव का उद्घाटन लद्दाख के कारगिल जिले के पदुम नामक स्थान पर किया गया, जो कि 18 से 30 जनवरी तक चला। जास्कर कारगिल जिला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की एक तहसील है। जास्कर नदी पर चदर ट्रैक, यार्क और घुड़सवारी इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषता हैं। जास्कर रेंज का पूर्वी हिस्सा रूपशु है। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट याद करने वाला है। जास्कर रेंज का पूर्वी हिस्सा रूपशु है क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है। लद्दाख की सीमा तिब्बत स्वतंत्र क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और पाकिस्तान प्रशासित गिलगित बाल्टिस्तान और चीन से लगती है। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में कहा था कि लद्दाख में आइस हॉकी को देश का सबसे बड़ा केंद्र बनाया जाएगा। इसके अलावा एस्ट्रोटर्फ, सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक और तीरंदाजी केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। बागवानी और औषधि खेती में शामिल किसानों की आय को दुगना करने के लिए बागवानी विकास मिशन की योजना किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात सरकार ने। इसमें मिशन के तहत औषधि और बागवानी फसलों की खेती के लिए राज्य सरकार की बंजर भूमि को 30 साल के पट्टे पर प्रदान किया जाना है। वर्तमान में गुजरात सरकार के पास 50,000 गैर खेती योग्य भूमि है। इसकी पूरी जानकारी आई कैडेट पोर्टल पर प्राप्त की जा सकती है। और मिशन का पहला चरण जो है सुरेंद्रनगर, कच्छ, साबरकांठा और पाटन जिले में लागू किया जाना है। इसमें गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति समिति का गठन किया जाएगा। ध्यान रखना कि इसके अंदर एक समिति अगर कोई पूछता है तो वो है एक उच्च शक्ति समिति का गठन। समिति भूमि आवंटन पर अंतिम निर्णय करेगी। मिशन के तहत भूमि पर हुई प्रगति का मूल्यांकन 5 वर्षों में किया जाना है। और मिशन के तहत भूमि प्राप्त करने वाले किसान केवल फल और औषधि पौधे ही उगा सकते हैं। वे नकदी फसलें या अनाज नहीं उगा सकते हैं। और इसी में आगे राज्य सरकार ने कमलम नामक फल के पेटेंट के लिए आवेदन किया है। ड्रैगन फल को कमलम नाम दिया गया है। इसमें याद करने के लिए कई लोगों ने हैशटैग संस्कृति फ्रूट सब्जी का उपयोग करके इसकी आलोचना की थी। और ये ड्रैगन फ्रूट दक्षिण और मध्य अमेरिका में पाया जाने वाला एक देसी जंगली कैक्टस की एक प्रजाति का फल है, जहाँ इसे पिटाया या पिटाहाया कहा जाता है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। मनरेगा कार्य दिवस की संख्याओं को 100 से बढ़ाकर 150 किस राज्य ने किया है? इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड सरकार ने। इसकी घोषणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की है। और इसमें उत्तराखंड आजीविका ऐप भी लॉन्च किया है। यह ऐप रोजगार राज्य के बेरोजगार लोगों को मदद प्रदान करेगी और उनको इसके बारे में जानकारी देगी। राज्य में मनरेगा के तहत कुल 12.19 लाख जॉब कार्ड बने हैं, जिसमें से 67.19% सक्रिय जॉब कार्ड धारक हैं जो कि काम करने के लिए जागरूक हैं। ठीक है, राज्य में 58.69% सक्रिय श्रमिक हैं और जॉब कार्ड धारकों में से 53.65% महिला हैं। मनरेगा, जिसके बारे में आप सभी को पता होगा, मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम गारंटी अधिनियम है। इसका शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर ग्राम बदलापल्ली से हुआ था। और यह 5 सितंबर 2005 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद पास हुआ था। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में काम शुरू किया और इसकी शुरुआत नरेगा नाम से हुई थी, जिसे 2009 में बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मवेशी वध रोकथाम एवं संरक्षण विधेयक 2020 को किस राज्य ने लागू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने गाय की तस्करी, अवैध ढुलाई, अत्याचार एवं गो हत्या में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्ती कार्रवाई का प्रावधान 18 जनवरी 2020 से लागू किया। इसके लिए 50,000 रुपये से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। गायों पर अत्याचार अब एक संज्ञेय अपराध होगा और इसके लिए 3 साल से 7 साल कैद हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति पुनः इस विधेयक के तहत दोषी पाया जाता है तो उस पर 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक
के जुर्माने के साथ 7 साल कैद का प्रावधान किया गया है। 2005 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के विभिन्न राज्यों में गोहत्या विरोधी कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। भारत में लगभग 20 राज्यों में वर्तमान में गोहत्या को विनियमित करने के लिए कानून है, और जिसमें से असम, केरल, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में गोहत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवें प्रश्न में एरो इंडिया 2021 का 13वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा बेंगलोर। एरो इंडिया 2021 में महत्वपूर्ण जानकारियों में यह 3 से 7 फरवरी 2021 तक बेंगलोर कर्नाटक के वायु स्टेशन येलंका में आयोजित किया जाएगा। एरो इंडिया एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है और विमानन प्रदर्शनी है, जिसे 1996 के बाद से बेंगलोर में द्विवार्षिक मतलब 2 वर्ष रूप में आयोजित किया जाता है। इसे aeroindia.government.in वेबसाइट पर देखा जा सकता है। एरो इंडिया 2021 मोबाइल एप्लीकेशन को हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। यह मोबाइल ऐप एरो इंडिया 2021 संबंधित सभी मुद्दों के लिए एक आसान इंटरैक्टिव इंटरफेस के रूप में भी कार्य करेगा। इसका आयोजन रक्षा प्रदर्शनी संगठन द्वारा किया जाता है, जिसका नाम है डिफेंस एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इस वर्ष एरो इंडिया का आयोजन रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी के तहत किया जा रहा है। रक्षा प्रदर्शनी संगठनों की स्थापना 1981 में की गई थी। इसकी स्थापना भारतीय रक्षा उद्योग की निर्यात क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। यह डिफेंस एक्सपो जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों का भी आयोजन करता है। तो चलिए छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में चींटी की नई प्रजाति ओकेरिया जोशी की खोज किस राज्य में की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा केरल और तमिलनाडु राज्य में। चींटी की नई प्रजाति ओकेरिया जोशी की खोज पटियाला के पंजाबी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हेमेंद्र भारती के नेतृत्व में एक टीम द्वारा की गई थी। इसकी खोज को जुकीज जर्नल में भी प्रकाशित किया गया था। केरल और तमिलनाडु में पाई गई चींटी वंश ओकेरिया की प्रजाति इस दुर्लभ वंश की विविधता को बढ़ाती है। वे एंटीना खंडों की संख्याओं के आधार पर समान वंश से विभिन्न हैं। देखिए ये फोटो में आपको दिख रहा है, इनमें से एक केरल के पेरियार बाघ अभ्यारण्य में पाई गई, जिसका नाम भारत राज्य के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विभाग के स्वतःशासी संस्थान जवाहरलाल नेहरू एडवांस साइंटिफिक सेंटर रिसर्च सेंटर एक प्रख्यात विकासमूलक जीव विज्ञानी प्रोफेसर अमिताभ जोशी के सम्मान में ओकेरिया जोशी रखा गया है। वर्तमान में प्रतिनिधित्व 14 प्रजाति द्वारा किया जाता है, जिसमें से 8 के पास 9 सखंडित एंटीना होते हैं, जबकि 5 के पास 11 सखंडित एंटीना, और हाल ही में जो प्रजाति है एक प्रजाति 8 सखंडित एंटीना के साथ रिपोर्ट की गई है। भारत में अभी तक इस वंश का प्रतिनिधित्व क्रमशः 9 और 11 सखंडित एंटीनों के साथ 2 प्रजाति द्वारा किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में बनेगा? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात राज्य में। यह गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में सानंद के पास विरोचन नगर में किया जाएगा। इसमें गुजरात सरकार और अदानी पोर्ट और SEZ लिमिटेड ने गांधीनगर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मल्टी मॉडल पार्क अगले 3 वर्षों में पूरा किया जाएगा। सरकार के द्वारा देश में ऐसे 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सरकार के द्वारा विजयवाड़ा, चेन्नई, नागपुर, बेंगलुरु, सूरत, हैदराबाद, गुवाहाटी जैसे शहरों को चुना गया है। देश का पहला लॉजिस्टिक पार्क असम में बनकर तैयार होगा। इसका विकास भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत किया जाएगा। लॉजिस्टिक का सीधा मतलब आधारभूत संरचना से है, जिसमें के पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, वेयरहाउस, पेपर वर्क और एक्सपोर्ट से कितना कम समय लगता है वो निर्भर करता है कि लॉजिस्टिक कितना अच्छा होगा। इन सभी मापदंडों से लॉजिस्टिक की जानकारी या अच्छी चीज़ों को जांचा जाता है। लॉजिस्टिक एक मिलिट्री शब्द था, जिसके बाद में व्यवसाय एवं व्यापार के लिए भी इसका उपयोग किया जाने लगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों में लॉजिस्टिक सिस्टम कितना अच्छा है, इसके लिए लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया जाता है। इसे
हर 2 वर्ष में वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। साल 2018 में भारत की रैंकिंग 44वें स्थान पर थी, जबकि चीन की 26वें स्थान पर रही थी। लॉजिस्टिक पार्क के सुदृढ़ होने से ना सिर्फ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, इसके साथ साथ रोजगार पर भी असर पड़ेगा। हम आपको बता दें कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में 2016 में भारत की रैंकिंग 130वें स्थान पर थी, जबकि 2020 में भारत की रैंकिंग 63वें स्थान पर रही। चलिए 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में तोशली राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका सही उत्तर होगा भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है और जिसमें तोशली शिल्प मेला पूर्वी भारत में सबसे लोकप्रिय हथकरघा और हस्तशिल्प मेले में से एक है। आयोजन में राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार 2019 के साथ 3 कारीगरों को भी सम्मानित किया गया था, जिनके नाम इस प्रकार हैं। 3 विजेताएं हैं जो कि दिलीप कुमार स्वयं, ताड़ के पत्ते की नक्काशी की थी इन्होंने, है ना, और दिव्य ज्योति बेहरा जिन्होंने पत्थर की मूर्ति पर बहुत ही शानदार नक्काशी की थी। इस कारण से इन्हें यह तोशली शिल्प मेला पुरस्कार मिला था। और उसके बाद हमारे पास प्रियंका पात्रा जिसने टेराकोटा में चित्रकारी और नक्काशी की थी। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। 9वें प्रश्न में हाल ही में किस राज्य ने जेल पर्यटन शुरू करने का फैसला किया है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र सरकार ने। यह जगह महाराष्ट्र पुणे की येवरदा जेल है। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख की उपस्थिति में उप मुख्यमंत्री अजित पवार पुणे की येवरदा जेल से इसकी शुरुआत करेंगे। ब्रिटिश शासन के तहत येवरदा जेल में कैद किए गए कुछ स्वतंत्रता सेनानियों में महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस शामिल थे। यह कदम राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ ही लोगों को जेल से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों से अवगत कराने के लिए किया गया है। 1932 में महात्मा गांधी जी को बंबई से गिरफ्तार करके येवरदा जेल में रखा गया था। इसी जेल में उन्होंने फ्रॉम येवरदा मंदिर नामक पुस्तक भी लिखी थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न, नाग नकटी पक्षी अभ्यारण्य में राज्य के पहले पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन किया गया है। यह किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा बिहार के जुमई जिले में। इसके बारे में कुछ जानकारी है। यह बिहार के जुमई जिले में है और यह महोत्सव राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा पक्षियों, विशेष रूप से प्रवासी पक्षियों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित किया गया था। यह जल संसाधन विभाग का डैम है। हर साल बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं। इसी को ध्यान में रखकर यह तय किया गया कि बिहार का पहला पक्षी उत्सव यहाँ आयोजित किया जाएगा। प्रकृति के बीच पर्यटन के लिहाज से यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए 11वें प्रश्न को चलते हैं। 15वां भारतीय डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 का विषय क्या रहा? तो इसका सही उत्तर होगा आत्मनिर्भर भारत, नए दशक की शुरुआत। इसके बारे में पूरी जानकारी हमें 15वां भारतीय डिजिटल शिखर सम्मेलन जो कि सरकार की मेक फॉर द वर्ल्ड पहल के साथ इसकी शुरुआत की गई थी और इसके मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी तथा कानून और न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी थे। चलिए 12वें प्रश्न को चलते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर होगा भावना कंठ। भावना कंठ वर्ष 2016 में भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली प्रथम महिला लड़ाकू पायलटों में से एक है। 2016 में मोहना सिंह और अवनी चतुर्वेदी के साथ इन्होंने भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। 2021 की गणतंत्र दिवस परेड में राफेल लड़ाकू विमान भी प्रदर्शित किए गए, जहां विमान वर्टिकल चार्ली के गठन से फ्लाई पास्ट का समापन किया गया। 26 जनवरी के फ्लाई पास्ट में 38 भारतीय वायुसेना के विमान और 4 भारतीय सेना के विमानों ने भी भाग लिया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न, हाल ही में ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर होगा उज्बेकिस्तान ने। यह नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान और उज्बेकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के बीच शोध प्रदर्शन पायलट परियोजना पर काम किया जाएगा। आपसी सहयोगों के लिए जिन क्षेत्रों की पहचान की गई है उसमें सौर, फोटोवोल्टिक, भंडारण तकनीकी और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शामिल है। चलिए 14वें प्रश्न को चलते हैं। भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ खोला जाएगा?
तो इसका सही उत्तर होगा केरल के अल्लापपुझा में। केरल अल्लापपुझा ग्लोबल हाउस बोट पर्यटन के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है, जो विश्व श्रम आंदोलन के इतिहास को दर्शाएगा। संग्रहालय विश्व श्रम आंदोलन और केरल के श्रमिक आंदोलन के इतिहास को चित्रित दस्तावेज और अन्य प्रदर्शनों के माध्यम से भी प्रतिष्ठित करेगा। चलिए 15वां प्रश्न है, हाल ही में 850 मेगावाट की रतले पनबिजली परियोजना के लिए 5,281.94 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी किस राज्य के लिए मिली? तो इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 133 मीटर लंबा बांध और एक दूसरे से सटे 2 बिजली स्टेशन शामिल है। इसमें जो बांध की लंबाई है वो 133 मीटर लंबी है, ये हमेशा याद करने की वाली बात है। यह निवेश राष्ट्रीय जल विद्युत निगम और जम्मू कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड की क्रमशः 51% और 49% की भागीदारी से संभव हुआ है। और भारत को बांध बनाने की अनुमति विश्व बैंक ने अगस्त 2017 में दे दी थी। विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान के बीच 9 साल तक चली बातचीत के बाद वर्ष 1960 में सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। विश्व बैंक इस संधि का एक हस्ताक्षरकर्ता भी है। यह संधि भारत को पूर्वी नदियों के पानी पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करती है, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों के पानी को बिना रोके उपयोग करने का अधिकार देती है। पूर्वी नदियों में रावी, व्यास और सतलज शामिल है, तो पश्चिमी नदियों में चिनाब, झेलम और सिंधु शामिल है। कीरू पनबिजली परियोजना 624 मेगावाट जो कि चिनाब नदी किश्तवाड़ जिले में प्रस्तावित है, यह भी यहीं की परियोजना है। और पकल डल पनबिजली परियोजना जो कि मारुसूदन नदी पर प्रस्तावित है। चलिए 16 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड सरकार ने। हाल ही में उत्तराखंड की बाल संरक्षण समिति की सिफारिश पर लगभग 5 लाख रुपए के बजट के साथ डालनवाला पुलिस स्टेशन में बाल सुलभ पुलिस इकाई की स्थापना की गई है। बच्चों को सहज रखने के लिए दीवारों को चमकीले रंगों और कार्टून से चित्रित किया गया है और पुलिस कर्मियों को भी अपनी वर्दियों के बजाय कैजुअल कपड़े पहनने के लिए कहा गया है। इससे बच्चों को निष्क्रिय और डरावने माहौल में रखने की तुलना में आरामदायक और निर्भीक वातावरण प्रदान किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 17वें क्वेश्चन में भारतीय सेना बलों ने बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान सागर में बड़े पैमाने पर एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास किया है, उसका क्या नाम है? इसका सही उत्तर होगा एमफेक्स 21 और कवच। हाल ही में भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक सेना इन सभी ने संयुक्त अभ्यास किया है। इसके अंदर संयुक्त परिचालन तत्परता को बढ़ाने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों ने अंडमान के समुद्र और बंगाल की खाड़ी में बड़े पैमाने पर एमफेक्स 21 के साथ कवच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास किया है। यह युद्ध अभ्यास अंडमान और निकोबार कमान के तत्वाधीन में सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल की पूर्व नौसेना कमान और सेना की दक्षिणी कमान की भागीदारी से आयोजित किया गया। आगे 18वें प्रश्न में भारत के किस राज्य में सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज, बाह्य ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा मेघालय में। हाल ही में मेघालय सरकार के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने मेघालय के पूर्व खासी हिल्स जिले के सोबर में इसका उद्घाटन किया है। इसकी शुरुआत 2013 में की गई थी, मतलब इसको मंजूरी 2013 में मिली थी, जिस पुल को दिसंबर 2018 में पूरा कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। कोविड युग के बाद जालसाजी और तस्करी की चुनौतियों को कम करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस मंच का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा मैस्करेड 2021 का। मैस्करेड 2021 फिक्की कास्केड। फिक्की कास्केड मतलब कास्केड का पूरा नाम कम्युनिटी अगेंस्ट स्मगलिंग एवं काउंटर फाइटिंग एक्टिविटीज़ डी स्ट्रॉन्ग द इकोनॉमिक द्वारा किया गया था। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम था। मास्करेड 2021 इसका जो विषय था मूवमेंट अगेंस्ट स्मगल्ड एवं काउंटर फाइटेड ट्रेड ऑर्गेनाइज्ड, तस्करी किए गए और फर्जी व्यापार के खिलाफ आंदोलन, इसका विषय था।
भारत सरकार ने नकली दवाइयों के खतरे की जांच करने के लिए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री संशोधन अधिनियम 2008 के तहत संशोधन किया गया था। इसमें याद करने वाली चीज़ क्या है, तो इसका विषय जो कि तस्करी किए गए और फर्जी व्यापारों के खिलाफ आंदोलन, और इसके अंदर ध्यान रखिएगा फिक्की कास्केड का फुल फॉर्म जो कि कमेटी अगेंस्ट स्मगलिंग एवं काउंटर फाइटिंग एक्टिविटीज़ डी स्ट्रॉन्ग द इकोनॉमिक, ये याद कर कीजिएगा। इसमें अधिनियम जो पूछेंगे औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 2008 के तहत संशोधन किया गया था। इसी में आगे जो है इस कानून के अनुसार अगर किसी भी दवा को मिलावटी या नकली माना जाता है तो अपराधी व्यक्ति को न्यूनतम 10 वर्षीय कारावास का सामना करना पड़ सकता है, जिसे आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। और शीघ्र निपटान के लिए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायालय की भी स्थापना की जा सकती है। ये मुख्य पॉइंट है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। 20वें प्रश्न में हाल ही में 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा श्याम श्रीनिवासन को। फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं ये। मुश्किल भरे समय में भी बैंक का प्रदर्शन लगातार बेहतर रखने की वजह से इन्हें सम्मानित किया गया है। जैसे कि आपको पता है फेडरल बैंक के संस्थापक कौन है? के.पी. हॉर्मिन्स, और फेडरल बैंक की स्थापना 23 अप्रैल 1931 को हुई थी। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। 21वां प्रश्न, हाल ही में किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा हावड़ा कालका मेल। इसमें सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें विशेष श्रद्धांजलि दी गई है, जिसमें 18 जनवरी 1941 को अंग्रेजों को चकमा देकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस धनबाद जिले के गोगा जंक्शन से जिस ट्रेन पर सवार होकर निकले थे वह यही हावड़ा कालका ट्रेन थी। उस समय ये ट्रेन 63 अप हावड़ा पेशावर एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती थी। इस नाम को याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न में आ सकता है। जनवरी 1866 को कालका मेल पहली बार चली थी, ये भी प्रश्न आ सकता है। और इससे पहले तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने 23 जनवरी 2009 को धनबाद जिले के गोगा जंक्शन का नामकरण करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोगो किया गया था। यह एनटीपीसी की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। 22वां प्रश्न, हाल ही में मनोहर पर्रिकर ऑफ द ईयर रिकॉर्ड का विमोचन किया गया है, इसके लेखन कौन है? तो इसका सही उत्तर है वामन सुभा प्रभु, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शहर में इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ब्रगांजा हॉल में आयोजित समारोह में इसका विमोचन किया है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। 23वां प्रश्न, हाल ही में डॉक्टर वी शांता का 19 जनवरी 2021 को चेन्नई में निधन हो गया है। उन्हें किस क्षेत्र के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा इनका जो निधन है 19 जनवरी 2021 को हुआ है। ठीक है, इनके बारे में जानकारी में विश्व प्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वी शांता का 19 जनवरी 2021 को चेन्नई में निधन हुआ है। वे 93 वर्ष की थी और डॉक्टर शांता चेन्नई में अडेयार कैंसर संस्थान की अध्यक्ष थी। उन्होंने 1955 में प्रशिक्षु के तौर पर अस्पताल में काम शुरू किया था और फिर संस्थान की प्रमुख बनी। डॉक्टर शांता मार्च 2005 तक कैंसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन सलाहकार समिति में शामिल थी। वह कैंसर पर राज्य सलाहकार बोर्ड की संयोजक भी थी और कई ICMR समितियों की सदस्य रही हैं। 1986 में पद्मश्री, 2006 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण, 2005 में सार्वजनिक सेवाओं के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर स्थित गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा बाबा साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। 25वें नीति आयोग द्वारा दूसरे नवाचार सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक 42.5 अंक के साथ। इस नवाचार सूचकांक में यह दूसरा नवाचार सूचकांक था। इसमें प्रथम 5 राज्यों में जो कि MPPSC,
और MPSC मतलब महाराष्ट्र PSC के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और UPSC के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसमें 5 जो राज्य हैं उसमें कर्नाटक 42.5 अंक के साथ में, महाराष्ट्र 38 अंक के साथ में, फिर तीसरे स्थान पर तमिलनाडु, चौथे स्थान पर तेलंगाना और 5वें स्थान पर केरल है। और नीचे से अगर देखा जाए तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और सबसे आखिरी में जो बिहार है 14.5, जिसे सबसे कम अंक मिले हैं। अगर पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों की रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश सबसे ऊपर है, इसके बाद उत्तराखंड, मणिपुर और सिक्किम है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्यों में दिल्ली में 46.6 के स्कोर के साथ में देश में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए, और जबकि लद्दाख का स्कोर सबसे कम का रहा है 11.7 के साथ में। दिल्ली ने पिछले वित्तीय वर्ष में नए स्टार्टअप और कंपनी के स्थापना के साथ सबसे अधिक ट्रेडमार्क और पेटेंट आवेदन दर्ज किए थे। आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और CEO अमिताभ कांत द्वारा जारी सूचकांक को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर विकसित किया गया है। इस सूचकांक का मकसद नवाचार के क्षेत्र में राज्यों की ताकत और कर्मचारियों का पता लगाकर उन्हें इस दिशा में मजबूती लाने के लिए प्रेरित करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 26वां प्रश्न, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हॉक आई विमान से उड़ीसा के तट से किस प्रिसाइज स्ट्राइकर हथियार का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वाव, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। इसके बारे में जानकारी में इसे DRDO द्वारा निर्मित किया गया है, और जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हॉक आई विमान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का डिज़ाइन और विकास DRDO के हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा स्वदेशी तौर पर किया गया है। यह 125 किलोग्राम वजनी श्रेणी का वेपन है और 100 किलोमीटर की दूरी से निशाना बनाया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और 27वें प्रश्न में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 का कौनसा संस्करण जारी किया है? तो इसका सही उत्तर होगा 16वां संस्करण। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने विश्व आर्थिक मंच के 650 से अधिक सदस्यों द्वारा किए गए वैश्विक जोखिम धारणा सर्वेक्षण के आधार पर इसे जारी किया है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। 28 प्रश्न में, हाल ही में किस राज्य ने स्वरोजगार, नौकरी और उद्योग के विभिन्न अवसरों की जानकारी के लिए उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर उद्यमी सारथी ऐप की शुरुआत की है। ऐप से युवाओं को राज्य भर में रोजगार, स्वरोजगार और नौकरी के उद्योग से जुड़ी हर जानकारी पता लग सकेगी। इसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत लॉन्च किया गया है। उद्यमी सारथी ऐप में राज्य और केंद्र सरकारों सहित विभिन्न विभागों और क्षेत्रों में कहीं भी और किसी भी समय व्यापार के अवसरों के बारे में डेटा की एक विविध श्रेणी में शामिल होगा। और इसी के साथ 71वें स्थापना दिवस में उत्तर प्रदेश दिवस समारोह में 24 जनवरी से 26 जनवरी तक यह चला है। और उत्तर प्रदेश दिवस 2021 का जो विषय था, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का सम्मान, महिलाओं, युवाओं, किसान सभी का विकास। इसमें 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। 2017 में उत्तर प्रदेश ने 24 जनवरी को अपने स्थापना दिवस, जिसे यूपी दिवस के नाम से जाना जाता है, के रूप में मनाने का फैसला किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 29वें प्रश्न में, हाल ही में घने कोहरे के कारण घुसपैठ की घटनाओं की जांच करने के लिए किसने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा BSF राजस्थान। यह राजस्थान राज्य में BSF के में यह ऑपरेशन को शुरू किया है। ऑपरेशन का उद्देश्य क्षेत्र में घने कोहरे के कारण घुसपैठ की घटनाओं की जांच करना और जैसलमेर में सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा को बढ़ाना है। भारतीय गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए सप्ताह भर चलने वाले अभियान को 21 जनवरी 2021 से 27 जनवरी 2021 तक शुरू किया गया है। ये याद करने वाली बात है कि 21 जनवरी 27 जनवरी तक चला था ये। और जैसे कि आपको मालूम है, BSF जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी, इसका आदर्श वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जीवन प्रयत्न कर्तव्य है। मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल नई दिल्ली में है। और वर्तमान महानिदेशक जो DG हैं राकेश अस्थाना है। और इसके पहले DG बेहद महत्वपूर्ण है, हमेशा कभी पूछ लिया जाता है, KA रुस्तम जी हैं। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं।
अगले 30वें प्रश्न में हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत महावीर चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा कर्नल संतोष बाबू। यह 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे। हाल ही में 27 राष्ट्रपति ने 72वें गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों की कर्मियों और अन्य लोगों को 455 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी थी। इसमें से एक महावीर चक्र, 5 कीर्ति चक्र, 5 वीर चक्र और 7 शौर्य चक्र शामिल है। महावीर चक्र में कर्नल संतोष बाबू हैं, गलवान घाटी संघर्ष में जो शहीद हो गए थे, और 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे। कीर्ति चक्र में संजीव कुमार, श्याम नारायण सिंह यादव, विनोद कुमार, पिंटू कुमार सिंह और राहुल माथुर हैं। वीर चक्र में नुद्रम सोरेन, के पालिनी नायक, दीपक और गुरु तेज सिंह हैं। शौर्य चक्र में मेजर अनूप सद सूद हैं, मरणोपरांत मिला इन्हें। प्रणब ज्योति दास हैं, पैराट्रूपर। सोनम टिशरिंग तमांग है। अरशद खान हैं, खान को मरणोपरांत मिला है। और गुलाम मुस्तफ़ा बरहा है, मरणोपरांत। नसीर अहमद हैं कोलीजी, जो कि मरणोपरांत मिला है। बिलाल अहमद मगरे हैं, जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है। तो इसके अलावा महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र के साथ दूसरे चक्र भी हैं, जिसमें अगले प्रश्न में हम देखते हैं हाल ही में 31वें प्रश्न में हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा कितने पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी गई है? तो 119 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इन पद्म पुरस्कारों को मैंने इस लिस्ट में नहीं डाला है, क्योंकि इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि फ़ोटो देख के अगर आप उसे याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 32वें प्रश्न की ओर। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 के फाइनल मुकाबले में किस राज्य ने बड़ोदरा को हराकर खिताब अपने नाम किया है? तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। इसमें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 के फाइनल मुकाबले में तमिलनाडु ने बड़ोदरा को हराकर खिताब अपने नाम किया है। और इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी ये याद रखिएगा, कर्नाटक सैयद मुस्तफ़ा अली ट्रॉफी 2019-2020 का विजेता था, ठीक है। और अगर 2021 की अगर बात करेंगे तो आपको पता ही है तमिलनाडु बड़ोदरा में हरा है। और ये कहाँ पर हुआ था तो ध्यान रखिएगा, ये अहमदाबाद में फाइनल मुकाबला खेला गया था। अगले प्रश्न में 33वें प्रश्न में हाल ही में वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो इसका सही उत्तर होगा 7वां। हाल ही में वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत 7वें स्थान पर रहा है, जबकि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत 5वें स्थान में था। मतलब ये इस वर्ष उसने 2 पायदान की सुधार किया है। वैश्विक स्तर पर लगभग 11.8 मिलियन लोग तीव्र मानसून से प्रभावित हुए, जिसमें लगभग $10 बिलियन की आर्थिक क्षति का अनुमान लगाया है। प्रभावित देशों में ये यूपीएससी की दृष्टि से और पीएससी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि पहले स्थान पे है, जो कि अच्छे देशों में मतलब खराब देशों में जाते हैं। वो है पहला मोजाम्बिक, दूसरा जिम्बाब्वे, तीसरा बहमास, चौथा जापान, 5वां मलावी, 6वें नंबर पे अफगानिस्तान है, 7वें नंबर पे भारत है, 8वें नंबर पे दक्षिण सूडान है और 9वें नंबर पे नाइजर, 10वें नंबर पे बोलीविया है। अगर इसकी बात की जाए तो ये 10 मतलब शुरू के 5 कायम पूछे जाते हैं यूपीएससी में, तो वो पूछता है। और अगर इसी प्रश्न में अगर आगे पूछा जाएगा कि भारत से सबसे ज़्यादा खराब स्थिति किसकी है, तो पड़ोसी राज्य में कौन है? अफगानिस्तान, जो 6वें नंबर पर आता है। तो ये याद रखिएगा। इसमें आगे 2019 के दशक में 10 सबसे अधिक प्रभावित देश कौन से थे? तो ये इसमें 5 जो मुख्य हैं वो है, पहले नंबर पे प्यूर्टो रिको है, दूसरे नंबर पे म्यांमार है, तीसरे नंबर पे हैती, चौथे नंबर पे फिलीपींस, 5वें नंबर पे मोजाम्बिक, 6ठे नंबर पे बहमास, 7वें नंबर पे बांग्लादेश, 8वें नंबर पे पाकिस्तान और 9वें नंबर पे थाईलैंड, 10वें नंबर पे नेपाल। इसके अंदर हमारे पड़ोसी देशों में कौन कौन से? तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, थाईलैंड, नेपाल और हमारे पास फिलीपींस, म्यांमार, ये हमारे क्या है पास के देश हैं। अगर इसी सूची में अगर हम आगे चलें तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जर्मनी के बॉन में स्थित एक गैर सरकारी संगठन द्वारा जारी किया जाता है। वार्षिक रूप से प्रकाशित होने वाले वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में मौसम से संबंधित घटनाओं जैसे तूफान, बाढ़, ताप, लहरें आदि के प्रभाव को कम करने में विभिन्न देशों की क्षमताओं का विश्लेषण किया जाता है। इसके अंतर्गत
घातक मानवीय प्रभावों और प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसानों का भी विश्लेषण किया जाता है। 2021 में जारी सूचकांक वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक का 16वां अंक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन सा अंक है, तो ये 16वां अंक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिक वर्षा के कारण आने वाली बाढ़ के कारण लगभग 1800 लोगों की मृत्यु हुई है और लगभग 1.8 मिलियन लोगों का पलायन करना पड़ा है। इस दौरान भारत में 8 उष्णकटिबंधीय चक्रवात आए, जिसमें से 6 बहुत गंभीर थे और अति गंभीर जो चक्रवात था वो फानी था, जो उससे 28 मिलियन लोग प्रभावित हुए थे। साथ ही इसके कारण भारत और बांग्लादेश में 90 लोगों की भी मृत्यु हो गई थी तथा 8.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक हानि हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार में हाल ही में पंख योजना को शुरुआत किया है और पंख का अर्थ जो कि होता है P फॉर प्रोटेक्शन यानी संरक्षण, A फॉर अवेयरनेस यानी जागरूकता, N फॉर न्यूट्रिशन यानी पोषण, K फॉर नॉलेज यानी ज्ञान और H फॉर हेल्थ एंड हाइजीन यानी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत लॉन्च किया गया है। शिक्षा, समाज कल्याण, लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कल्याण विभाग के अंतर्गत रहेगा। योजना के अंतर्गत पुलिस विभाग के साथ मिलकर किशोरियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण और पंचायत स्तर पर वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसमें पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी रहेगी वो किसकी रहेगी? शिक्षा, सामाजिक कल्याण, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की रहेगी। इस चीज़ को बहुत अच्छे ध्यान रखिएगा। ये किसके तहत लॉन्च किया गया है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत। और इसके अंदर जो ये 5 चीज़ें PANKH, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न परीक्षा में आएगा, क्योंकि ये बच्चों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 35वां प्रश्न, हाल ही में भारतीय रेलवे की किस मालगाड़ी में 5 रैक जोड़कर सबसे लंबी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक संचालन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा वासुकी। वासुकी छत्तीसगढ़ राज्य में चलती है। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन ने लगभग 3.5 किलोमीटर की एक इकाई के रूप में मालगाड़ियों के 5 रैक जोड़कर सबसे लंबी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक संचालन किया है। वासुकी नामक इस गाड़ी ने भिलाई और कोरबा के रेलवे स्टेशनों के बीच 224 किलोमीटर की दूरी लगभग 7 घंटे में तय की है। ट्रेन ने भिलाई से यात्रा शुरू की और 7 घंटे में कोरबा रेलवे स्टेशन पहुंच गई। यह ट्रेन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा संचालित की गई थी। इससे पहले भारतीय रेलवे ने नागपुर से बिलासपुर के बीच शेषनाग और सुपर एनाकोंडा ट्रेन का ट्रायल किया था, जो 251 रैक से बना था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 36वां प्रश्न, डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 28 जनवरी को। यह 28 जनवरी को यूरोप की परिषद ने डेटा संरक्षण सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसे कन्वेंशन 108 के नाम से जाना जाता है। तब से प्रत्येक वर्ष 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस मनाया जाने लगा। 28 जनवरी 1981 को कन्वेंशन 108 को हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया, जो कि डेटा संरक्षण में प्रथम बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय कानून समझौता था। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। 37वां प्रश्न, काजा कालास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका सही उत्तर होगा एस्टोनिया की। एस्टोनिया की नई सरकार का गठन रिफॉर्म्स पार्टी और सेंटर पार्टी के गठबंधन द्वारा किया गया है। काजा कालास रिफॉर्म पार्टी से हैं और री गुइंग कोंगू एस्टोनिया की सांसद है। इसमें 101 सदस्य शामिल हैं, जिन्हें अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से 4 वर्षों के लिए चुना जाता है। एस्टोनिया में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। इसमें एस्टोनिया की अगर बात की जाए तो ध्यान रखिएगा उसके सांसद को क्या कहते हैं? तो री गुइंग कोंगू एस्टोनिया के सांसद कहते हैं ना। और अगर इसके अंदर यूपीएससी की दृष्टि से देखा जाए तो जो काजा कालास किस पार्टी से थे? तो रिफॉर्म पार्टी से हैं। जैसे कि आपको पता है एस्टोनिया कि कहाँ पर है स्थित है, तो ये उत्तर यूरोप में स्थित है और तालिन इसकी राजधानी जो है तालिन है। यूरो एस्टोनिया की मुद्रा है। यह फिनलैंड, बाल्टिक सागर, स्वीडन, लातविया और रूस की खाड़ी से घिरा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत का पहला चमड़ा पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा कानपुर में। यह कानपुर के रमीपुर गांव में 668
एकड़ जमीन में बनाया जाएगा। यह पार्क 20 मिलियन लीटर पानी की क्षमता के एक ट्रीटमेंट प्लांट से सुसज्जित होगा। पार्क में विश्व स्तरीय चमड़े के सामान के उत्पादन के लिए सभी सुविधाएं होंगी। इस पार्क में 150 से अधिक टेनरियाँ काम करेंगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 39वां प्रश्न, 72वें गणतंत्र दिवस परेड पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष पुरस्कार से किस झांकी को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अमर जवान केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई। हाल ही में 72वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल 32 झांकियाँ प्रदर्शित की गई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तर प्रदेश के राम मंदिर की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है, जिसमें उत्तर प्रदेश की झांकी का जो विषय था वो था अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। ठीक है। फिर उसके दूसरे नंबर पे जो दूसरा पुरस्कार मिला है वो है त्रिपुरा की झांकी को दूसरा स्थान मिला है। तीसरा जो कि उत्तराखंड की झांकी को तीसरा स्थान। इसमें देवभूमि द लैंड ऑफ गॉड्स की थीम पर आधारित है। और आपको पता ही है विशेष पुरस्कार जो दिया गया है वो अमर जवान को की थीम को दिया गया है। अमर जवान की थीम पर आयोजित जो थी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की झांकी, जो कि सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 40वां प्रश्न, हाल ही में भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 86वां स्थान मिला है इसे। हाल ही में भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत को 86वें स्थान पर रखा गया है। भारत आखिरी पायदान से 6 स्थान फिसल गया है। इस वर्ष की रैंकिंग में भारत को 100 में से 40 अंक मिले। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में भारत का स्थान 80 स्थान पर था, जो कि अभी फिसल कर 86वें स्थान पर है। न्यूजीलैंड और डेनमार्क इस साल की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। वहीं सोमालिया और दक्षिण सूडान भ्रष्टाचार बोध में अंतिम स्थान पर है। यह 180 देशों को 100 से 0 के पैमाने पर रैंक प्रदान करता है। 100 का मतलब बहुत साफ और 0 का मतलब अत्यधिक भ्रष्ट। यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 100 से 0 तक अंक, अंतिम स्थान और प्रथम स्थान। और भारत का कौन सा स्थान है, कितने अंक नीचे आया है और कितने अंक से नीचे फिसला है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। 41वें प्रश्न में प्रबुद्ध भारत क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ये एक मासिक पत्रिका है जो कि अंग्रेजी भाषा में 31 जनवरी को प्रबुद्ध भारत की 125वीं वर्षगांठ समारोह का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में अद्वैत आश्रम मायावती द्वारा आयोजन किया गया था। अद्वैत आश्रम पत्रिका के अभी लेखाकार को ऑनलाइन करने की दिशा में काम कर रहा है। प्रबुद्ध भारती यह रामकृष्ण मिशन की एक अंग्रेजी भाषा की मासिक पत्रिका है जो कि 1896 से प्रकाशित हो रही है। यह भारत की सबसे लंबी चलने वाली अंग्रेजी पत्रिका है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की कई महान हस्तियों जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, सिस्टर निवेदिता, श्री अरविंदो आदि ने इस जर्नल के लिए लिखा है। इसका संपादन उत्तराखंड के अद्वैत आश्रम से होता है। अगले प्रश्न को चलते हैं। 42वें प्रश्न में हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर है RS शर्मा जी को। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। 43वें प्रश्न में हाल ही में IIT हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने क्रॉप दर्पण ऐप का विकास किया है। इसका उपयोग क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा फसलों के कीटों और रोगों के समाधान के लिए। हाल ही में IIT हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने क्रॉप दर्पण ऐप विकसित किया है जो किसानों के मित्र के रूप में कार्य करेगा। क्रॉप दर्पण ऐप अंग्रेजी और तेलुगु भाषा में है। हिंदी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं में भी इसका विस्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि कपास की फसल की वृद्धि, कीट, जीवाणु, फंगल रोग और पोषण संबंधी कमियों के मुद्दे इस ऐप में शामिल हैं। अगले चरण में भी अन्य फसलों पर ध्यान केंद्रित करने वाले ऐप को डिजाइन करने की व्यवस्था की जा रही है। IIT हैदराबाद के प्रोफेसर P कृष्णन रेड्डी के मार्गदर्शन का नेतृत्व अरविंदो गामाशेट्टी, वेंकटेश्वर पार्वतनेनी, साईदीप चेनानीपति और श्रीनिवास अन्नपल्ली ने किया। यह एक भारत जापान संयुक्त अनुसंधान प्रयोगशाला परियोजना के तहत विकसित किया गया था। शोधकर्ता कृष्णा रेड्डी ने पहले ई सांगू नामक
वेब आधारित कृषि विस्तार सेवा विकसित की है। तो दोस्तों ये थे जनवरी माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की वीडियो मैं बनाता रहूँगा जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बात, अगर आपको ये चैनल में कोई भी दिक्कत आए तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड भी अगर कोई समस्या है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी ujjaljaiswal@gmail.com है। और इसके अलावा अगर आपको कोई और विषयों में जानकारी या कोई मदद लगे तो भी आप मुझे मेल या फिर कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।